हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, सीटेट में तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। जी हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सी टेट के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस में भी आ सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं लर्निंग के डोमेन्स को डिफाइन किया कि बच्चे का अधिगम किस तरह से होता है। वी कैन ऑल्सो से ब्लूम टैक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टीच एंड स्टूडेंट्स लर्न। ये डिटेल्ड वीडियो रहेगा और इसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी और ब्लूम को 2001 में इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया। ब्लूम ने तीन तरह के डोमेन्स के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहला था कॉग्निटिव डोमेन और दूसरा था इफेक्टिव डोमेन और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट होना, समथिंग दैट इज रिलेटेड विद एकेडमिक्स। पर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से चीजों को समझ पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बच्चा खेल रहा है और खेल खेल में वह समझ पा रहा है कि कौन सी चीज कहां यूज करनी है, तब भी हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और हम डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वह जहां पे बच्चा किसी भी मेंटल स्किल्स को यूज करते हुए लर्निंग कर रहा है, या हम हिंदी में कह सकते हैं अधिगम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। इफेक्टिव डोमेन की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव डोमेन को हम उसका इमोशनल डोमेन भी कह सकते हैं। इट इज समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड्स फीलिंग। अक्सर हम क्लास में देखते हैं, अगर बच्चे को समझाना है तो टॉपिक बच्चे की फीलिंग से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं होती दोस्तों, इमोशंस से भी होती है, जिससे बच्चा इमोशनली उस टॉपिक से जुड़ सके और उसको अच्छे से समझ सके। इसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन या सेंसरी डोमेन। साइकोमोटर का अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें फिजिकल चीजें आ जाती हैं, बच्चा खुद से करके सीखता है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है। जब हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा लंबे समय तक सेव रहती है और हम उसको बहुत लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक हायरार्किकल थ्योरी है। हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हिंदी में संज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है, इसे फर्दर 6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है नॉलेज, दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज सिंथेसिस, सिक्स्थ इज इवेल्युएशन। तो इसमें जो आपको पहले के 3 दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे लोअर लेवल के, और जो अगले 3 हैं, अपर 3 हैं, वो हैं हमारे हायर लेवल के। सीटेट एग्जाम में कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन हर बार आता है, बल्कि सीटेट एग्जाम में ही नहीं, हर टीचिंग एग्जाम में इस वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से
नहीं क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे दोस्तों, इसलिए लास्ट तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है बच्चे को चीजें सिंपल सी चीजें याद कराना। सपोज करिए जब बच्चा स्टार्टिंग में कुछ सीखता है तो हम उसको जनरली नाम याद कराते हैं कि बेटा दिस इज एप्पल, एप्पल कैसा दिखता है। दिस इज बनाना, बनाना कैसा दिखता है। हम उसको रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, हम उसको नंबर सिखाते हैं, हम उसको लेटर्स सिखाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह से रोट लर्निंग का मेथड है कि बच्चे को हमने सिर्फ याद करा दिया। जैसे अगर बच्चा थोड़ा बड़ा भी है तो उसको भी हम नॉलेज की मदद से सिखा सकते हैं। हम उसको सपोज करिए कुछ हम उसको सिटी के नेम याद करा रहे हैं या हम उसको स्टेट और उसके कैपिटल याद करा रहे हैं, तो ये क्या है, केवल नॉलेज है। इसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जो आपने पहले वर्ड याद करवाए थे उससे रिलेटेड आपने कुछ और इंफॉर्मेशन बच्चे को दे दी। जैसे आपने उसको बता दिया कि दिस इज एप्पल और बेटा एप्पल का कलर रेड होता है। इसी तरीके से आपने बच्चे को शुगर दिखाई, आपने बता दिया बेटा शुगर का कलर व्हाइट होता है और शुगर स्वीट होती है। अगर बच्चे से कुछ पूछते हैं कि आप एप्पल या शुगर के बारे में कुछ बताओ, तो बच्चा खुद से एक्सप्लेन कर पा रहा है क्योंकि अब उसके पास केवल नॉलेज नहीं है बल्कि नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपने बच्चे को दे दी। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। इसका हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे आपने बच्चे को शेप्स के बारे में पढ़ाया, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर, तो बच्चा उसके बाद खुद से चीजों को कंपेयर करके बता पा रहा है कि एक स्क्वायर कैसा होता है और सर्कल कैसा होता है और दोनों में डिफरेंस समझ पा रहा है। आपने बच्चे को कुछ एनिमल्स बताए लाइक डॉग, कैट, काउ, ये सब आपने बच्चे को बताया और बच्चा इजीली कंपेयर करके समझ पा रहा है कि दीज ऑल बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। ये सब क्या है, एनिमल्स हैं ना कि बर्ड्स हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एप्लीकेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने बच्चे को सबसे पहले स्टेप में बताई थी, फिर उसने इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया। अब जो भी सिचुएशन उसके लाइफ में आएगी वो उसे पास्ट से रिलेट करेगा और उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको सम करना सिखाया था और अब बच्चा जब शॉप पे जाएगा और कुछ भी चीज परचेज करेगा तो वो वहां उस नॉलेज को अप्लाई जरूर कर सकता है और हिसाब लगा सकता है कि उसको कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। ये फर्स्ट 3 डोमेन्स थे जो कि लोअर लेवल के थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले 3 अपर लेवल के स्टेप्स की। तो इसमें दोस्तों अपर लेवल में सबसे पहला आता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा 4th जो आता है वो है एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में विश्लेषण भी कहते हैं। इसमें आप किसी भी चीज को पॉइंट को एनालाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं। सपोज आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप उसे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी इंजीनियर को समझना है कि ये मशीन कैसे चलती है, कैसे काम करती है, तो वो उसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और तब उसको समझेगा। सिंथेसिस की अगर हम बात करें, इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि हमारा सिंथेसिस है। सिंथेसिस जिसमें कि हम चीजों को जोड़ते हैं और कुछ नया बनाते हैं। जो पार्ट्स में हमने समझा था उसको एज अ होल हम पूरा करके देखते हैं। अगर बच्चे को कोई वर्किंग मॉडल बनाना है तो वो पहले उसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और पार्ट्स में समझेगा कि उसे किस तरह से एक मॉडल को तैयार करना है और फिर उसको कनेक्ट करके, सारी चीजों को कनेक्ट करके बच्चा मॉडल को बना पाएगा। किसी भी नई चीज को क्रिएट करने के लिए न्यू आइडियाज भी लगते हैं, तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि लर्निंग लोअर लेवल से एडवांस लेवल तक जाती है। बच्चा अगर खुद से ऐसे भी लिख पा रहा है, स्टोरी बना पा रहा है, पोयम लिख पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा सिंथेसिस कर रहा है। दोस्तों इसके बाद लास्ट में हमारा आता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हम जज करते हैं। वो अपने पूरे वर्क को जस्टिफाई करेगा कि जो चीज हमने बनाई थी
वो कितनी सफल हुई, उसे मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं। जब 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वर्जन आया तो सिंथेसिस को इवैल्यूएशन के बाद रखा गया, यानी हाईएस्ट माना गया, क्योंकि कुछ नया बनाने के लिए, सृजन करने के लिए हमें स्किल्स की जरूरत होती है। अगर हम बात करें ओल्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की और न्यू वर्जन को आप ध्यान से कंपेयर करें कि यह किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो हम कंपेयर करते हैं, ओल्ड वर्जन में जितने भी टर्म्स थे वो सब नाउन की फॉर्म में थे, पर न्यू वर्जन में सारे के सारे टर्म्स वर्ब की फॉर्म में आ गए। लाइक नॉलेज, नॉलेज को रिमेम्बरिंग कह दिया गया। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बोल दिया गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बोल दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन की 6 कैटेगरीज हैं और सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं, इसलिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 2 और डोमेन्स बचते हैं, पर वहां से अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। तो इसके बाद आता है इफेक्टिव डोमेन, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट होता है ये, कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए या नहीं आए, या आपको बच्चे के बिहेवियर में कितने चेंजेस देखने को मिले। इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इफेक्टिव डोमेन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है रिसीव, जहां बच्चा चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को रिसीव कर रहा है। हम कह सकते हैं बच्चा ध्यान से सुन रहा है या देख रहा है और रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, कि इसका मतलब ही इज इन अटेंशन एंड गेटिंग थिंग्स व्हाट यू हैव टीच हिम। रिसीव करने के बाद बच्चा उस इंफॉर्मेशन को वैल्यू करेगा, मींस वैल्यूइंग। इसके बाद अगला आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें बच्चा सारी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करेगा कि सही टाइम आने पर वो उसे इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में आता है कैरेक्टराइजिंग। इसको हम इंटरनलाइजिंग भी कह सकते हैं, यानी चीजों को समाहित करना और उसके बेसिस पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। सपोज बच्चे ने सीखा कि हम 2 बार ब्रश करते हैं तो हमारे दांत अच्छे रहते हैं। अब बच्चा इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहा है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स साइकोमोटर डोमेन, जो कि हमारा लास्ट डोमेन है और तीसरा डोमेन है। इसमें भी 6 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, जिसमें हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, या हम कह सकते हैं जो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होते, जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाते हैं, जिसको हम इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कह सकते हैं। लाइक आपने बच्चे को टच किया और बच्चे ने बॉडी को मूव किया, रिस्पॉन्ड किया एकदम से, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट है। इसके बाद आता है बेसिक मूवमेंट्स, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स, लाइक वॉकिंग, होल्डिंग, जंपिंग, पुलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज परपेचुअल एबिलिटीज। ये वो एबिलिटीज होती हैं दोस्तों जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं और प्रैक्टिकल के साथ इसको इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, जैसे रस्सी कूदना। नेक्स्ट इज फिजिकल एबिलिटीज एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर मसल स्ट्रेंथ। आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, फिजिकल एबिलिटीज आपकी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। स्किल्ड मूवमेंट्स, ये रिलेटेड होता है ड्राइंग से, लाइक म्यूजिक, कुकिंग, प्लेइंग, क्रिकेट एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा आता है नॉन डिसरप्टिव कम्युनिकेशन, जहां बच्चा एक्सप्रेशन को सीखता है, यानी कैसे वो बिना बोले विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स अपनी बात को अच्छे से समझा सके। ये हमारा लास्ट था। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस few previous year questions related with Bloom's taxonomy. क्वेश्चन कहता है which of the following is a domain of learning? इनमें से कौन सा डोमेन है लर्निंग का? पहला ऑप्शन दिया गया है एक्सपीरियंशियल।
एक्सपीरियंशियल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने 3 डोमेन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पहला था हमारा कॉग्निटिव, दूसरा था इफेक्टिव और तीसरा था साइकोमोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन। थर्ड ऑप्शन जो कि स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जैसा भी हमने कोई वर्ड उसके अंदर नहीं पढ़ा था, प्रोफेशनल जैसा भी हमने कोई वर्ड इसमें नहीं देखा था, क्योंकि डोमेन सिर्फ 3 ही थे, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थर्ड। क्लास 3 की ये टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। विच मैथमेटिकल ऑपरेशन विल बी यूज्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अ मिल्कमैन सोल्ड 1410 लीटर ऑफ मिल्क इन 10 days। एक मिल्कमैन है जो कि 1410 लीटर दूध बेचता है 10 दिन में। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डिड ही सेल इन 1 day। तो वो एक दिन में कितना मिल्क बेचता है। तो बच्चा इसके लिए क्या करेगा, विच कॉम्पिटेंस ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज एप्लीकेबल। इसमें कौन सा कॉग्निटिव डोमेन एप्लीकेबल होता है, हमें ये बताना है। तो बच्चा इसके लिए किस तरीके से बता पाएगा। अगेन फिर आपका वही डायग्राम आपके माइंड में दोबारा से आ जाना चाहिए कि कौन कौन से कॉग्निटिव डोमेन की हमने बात करी थी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कॉग्निटिव डोमेन्स की। तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए दोस्तों कि कॉग्निटिव डोमेन्स क्या क्या थे। सबसे पहला इसमें दिया गया है सिंथेसिस। क्या इसमें सिंथेसिस कर रहा है बच्चा। सिंथेसिस का मतलब हमने देखा था सृजन, सिंथेसिस का मतलब हमने देखा था इनोवेशन, के बच्चा कुछ उसमें नई चीज बनाएगा। क्या बच्चा इसमें कुछ नई चीज बना रहा है। आंसर इज नो। तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नॉलेज। नॉलेज में जिसमें कि बच्चा केवल बेसिक बेसिक चीजें सीख रहा था। क्या ये सिर्फ नॉलेज है, क्या इसमें बच्चा केवल रोट लर्निंग कर रहा है, क्या कुछ वर्ड्स याद कर रहा है, क्या किसी के नेम्स याद कर रहा है। आंसर इज नो। तो दूसरा भी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा एग्जांपल्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में समझेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चा इसको एकदम डिटेल में जाके समझ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा इसको एनालाइज कर रहा है। ये हमारा हायर लेवल का सबसे पहला हायर लेवल। हमने 2 बात करी थी, एक लोअर लेवल की बात करी थी, एक हायर लेवल की बात करी थी। लोअर लेवल में पहले 3 थे, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। हायर लेवल में था एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। बात हो रही है हायर लेवल की, तो यहाँ पे आंसर होगा एनालिसिस, ना कि कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को तो बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ टीचर राइट्स वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज स्टूडेंट्स शैल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब टीचर बच्चे को डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा रहे हैं और बच्चा उसको समझ रहा है। इन विच डोमेन शैल दिस ऑब्जेक्टिव फॉल। ये कौन से डोमेन के अंदर आएगा। अगेन आपका वही डायग्राम आपके माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए। बात करते हैं स्किल्स की। क्या यहाँ कोई स्किल्स यूज हो रहे हैं। स्किल्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चा समझ रहा है और टीचर उसको समझा रहा है। क्या वो सिंथेसिस कर रहा है। आंसर इज नो। सिंथेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हमने 2 ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट कर दिए। क्या यहाँ कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है। क्या बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें समझाई जा रही हैं। नहीं, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं हो रहा है। इसका आंसर होगा एनालाइजिंग। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द। डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का डूइंग एस्पेक्ट कौन से डोमेन के अंदर फॉल करेगा, कौन से डोमेन के अंदर आएगा। डूइंग, डूइंग का मतलब होता है साइकोमोटर। हमने तीन तरीके के डोमेन समझे थे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव के अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चा चीजों को समझता है, लर्न करता है। इफेक्टिव के अंदर वो उसको अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाता है। और साइकोमोटर का मतलब होता है कि वो किस तरीके से उसको करेगा। तो करेगा का मतलब हो गया साइकोमोटर डोमेन। लेकिन साइकोमोटर तो हमारे पास यहाँ कहीं भी एग्जांपल में हमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कोग्निटिव डोमेन, क्योंकि कोग्निटिव डोमेन का ही मतलब होता है साइकोमोटर डोमेन। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, सेंसरी डोमेन, कोग्निटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो आपको ये इसके तीनों नाम याद होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, according to Bloom's revised taxonomy the cognitive objective that can be achieved through the following tasks, prepare a PowerPoint presentation on contribution of Indian mathematicians is। यानी कि बच्चा क्या करेगा, इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में सबसे पहले सर्च करेगा।
उनके बारे में कंपेयर करेगा। जब वो ये सब कंपेयर करेगा, सर्च करेगा, तो तब जाके वो कुछ नया बना पाएगा। तो बात हो रही है यहाँ पे रिवाइज टैक्सोनॉमी की, आप देख सकते हैं यहाँ बात हो रही है दोस्तों रिवाइज टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है रिवाइज टैक्सोनॉमी। तो रिवाइज टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है क्रिएट करने को। क्रिएट करने के लिए सारे के सारे बाकी सब डोमेन्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे स्किल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट एंड राइट आंसर इज क्रिएटिंग। अगला क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसका है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हायरार्किकल एग्जांपल? हमने यहाँ पे क्या कुछ गोल्स के अचीवमेंट के बारे में बात की थी? नहीं की थी। क्या हमने यहाँ कुछ सर्कुलर डिक्लेरेशंस के बारे में बात करी थी? ऐसा तो यहाँ पे कोई वर्ड हमने यूज भी नहीं किया था। क्या हमने रीडिंग स्किल्स की बात की थी? आंसर इज नो, हमने कोई रीडिंग स्किल्स की बात नहीं की थी। हमने यहाँ कॉग्निटिव स्किल्स की बात करी थी कि बच्चा किस तरीके से अपने दिमाग से रिलेटेड चीजें करेगा, किस तरीके से बच्चा उन चीजों को याद करेगा, किस तरीके से बच्चा उन चीजों को समझेगा। तो यहाँ पे केवल क्या अचीव हो रहे हैं? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पे अचीव हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास 6। क्लास 6 का एक प्रॉब्लम है, अगेन एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशंस की मदद से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। नेहा है 7 मोर टॉफीज देन मेघा। मेघा से ज्यादा टॉफीज है नेहा के पास। कितनी टॉफीज ज्यादा है? 7 टॉफीज ज्यादा है। अगर मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफी होंगी? ये सवाल है जो कि एक बच्चे को सॉल्व करना है, लेकिन ये हमें सॉल्व नहीं करना है, ये बच्चे को सॉल्व करना है। विच कॉम्पिटेंस ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज रिफर टू द एबव क्वेश्चन। एबव क्वेश्चन से रिलेटेड ब्लूम के कौन से कॉम्पिटेंस के अंदर ये फॉल करेगा? हमें ये देखना है। क्या ये नॉलेज के अंदर फॉल करेगा जब बच्चा इसे सॉल्व कर रहा है? नहीं, ये नॉलेज के अंदर फॉल नहीं करेगा। क्या ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर फॉल करेगा? हाँ, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमने क्या देखा था? कॉम्प्रीहेंशन के अंदर देखा था कि बच्चा अपनी पास नॉलेज जो उसने सीखी है उसको अप्लाई करके कुछ उसके डिटेल में समझ पा रहा है। क्या वो एनालिसिस कर रहा है? यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, एनालिसिस मत लगा देना, क्योंकि एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। यहाँ आंसर एनालिसिस नहीं होगा, यहाँ आंसर सिंथेसिस भी नहीं होगा। यहाँ क्या केवल क्या होगा? सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे नया नहीं बना रहा है। तो इसका आंसर होगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इज द राइट आंसर। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। A student is aggressive in his behavior। एक स्टूडेंट अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यानी कि वो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानता है। तो व्हाट्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कंफर्ट टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। वो स्कूल के नॉर्म्स के खिलाफ कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, यानी कि वो बच्चा बहुत एक्टिव है। हम इस तरीके के बच्चों को बोलते हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड, जो बिल्कुल एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, जो किसी की बात नहीं मान सकते, उनको हम हाइपर एक्टिव चाइल्ड बोलते हैं। स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, ये कौन से डोमेन के अंदर इसको हेल्प की जरूरत है? इस प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या कॉग्निटिव में है? क्या बच्चा सही ढंग से चीजों को नहीं सीख पा रहा है? हो सकता है बच्चा शरारती हो लेकिन दिमाग का तेज हो, तो कॉग्निटिव तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो गलत चीजें कर रहा है, कर तो वो साइकोमोटर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हमें प्रॉब्लम तक जाना है। तो आंसर इज इफेक्टिव। इफेक्टिव डोमेन के अंदर प्रॉब्लम है। राइट आंसर इज इफेक्टिव डोमेन।